नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11 की वितान पुस्तक में से दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें, जो अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया पाठ है, उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र द्वारा रचित एक निबंध है। इस पाठ में लेखक ने राजस्थान की मरुभूमि में अमृत प्रदान करने वाली कुई के निर्माण का वर्णन किया है। इस कुई के निर्माण में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस तरह की योजना का प्रारूप जो है वो तैयार किया जाता है, कितने दक्ष और कारीगर लोग जो हैं वो इस कुई के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, और फिर राजस्थान के घने रेगिस्तान में मिट्टी की अथाह गहराइयों में जो मीठा पानी है वो उपलब्ध करवाना अनुपम मिश्र ने इस पाठ में ही हमें दर्शाया है। अनुपम मिश्र का लिखा हुआ ये पाठ जीवन की आहट भी सुनाता है और पानी की बूंद बूंद रिसते हुए स्वरूप को भी महसूस करवाता है। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का पहला भाग और पहला अध्याय। पसीने में तरबदर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी का मतलब है कुई के निर्माण का कार्य करने वाले दक्षतम लोग, यानी निपुण कारीगर। कुई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। कुई का व्यास घेरा बहुत ही संकरा, यानी संकरा का मतलब होता है बहुत ही कम, उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जाती है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल यानी किनारा जो होता है वो नुकीला होता है, लोहे का, और हत्था लकड़ी का होता है, जिसे बसोली कहा जाता है। कुई की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम घूंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। यानी जो चेलवांजी कुई के नीचे काम कर रहा है उसे गर्मी ना लगे, इसलिए ऊपर जो व्यक्ति मिट्टी निकालने का काम कर रहा है वो बीच बीच में क्या करता है कि एक मुट्ठी रेत जो है वो ज़ोर से नीचे फेंकता है जहाँ खुदाई का काम हो रहा है। उससे ये होता है कि जो हवा का जो प्रभाव है वो ताज़ी हवा नीचे जाती है और नीचे की दम घुटू हवा ऊपर आ जाती है। तो इससे थोड़ी बहुत उसे ऑक्सीजन मिलती है, थोड़ी राहत मिलती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चेलवांजी जो है वो अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बना हुआ बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी यानी चेजारो कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है तो कुई स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ लेंगे। तो आगे बोलते हैं लेखक कि कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है।
कुई वर्षा के जल को विशेष विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुई में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, यह तो नीति 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 का मतलब धीरे धीरे जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कोई कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं बनाते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज़ पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। तो चलिए वो उदारता भी देखते हैं कि रेत के कण बहुत अधिक बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों में से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। तो इस तरह से कुएं निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो प्रकृति ने खुद रेगिस्तान में इन कुइयों के निर्माण को अपने आप ही प्रदान की है कि असंख्य जो रेत के कण हैं वो आपस में चिपकते नहीं, और चिपकते नहीं तो इसी वजह से क्या होता है कि धरती में दरारें नहीं पड़ती और नीचे बारिश का जो पानी जमा है वो भाप बनकर ऊपर जाता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं अगले पैरे में कि इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी जगह, खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, कि भी पानी को जैसे ही जगह मिलती है मिट्टी खोदने के बाद तो वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो लेखक आगे कहता है कि इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। तो यानी धरती पर जो पानी उपलब्ध है उसको ही 3 रूपों में मानकर चला है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं मिलेगा। ये लेखक ने अपने और अन्य अध्यायों में इसके बारे में बताया कि पालर पानी को और किन किन तकनीकों से, किन किन तरीक़ों से रोका जाता है। भी पालर पानी जो है वो बारिश का सीधा मिलने वाला पानी है। हम देखते भी हैं कि भी चूरू का जो इलाका है जहाँ मीठा पानी नहीं मिलता तो वो लोग अपनी छतों पर पाइप लगाकर
वो जो नीचे बने हुए टैंकर हैं उनमें पानी को इकट्ठा करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैंने एक उदाहरण आपको बताया है। और अब लेखक कहता है कि पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है, यानी ट्यूबवेल वाला। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी, जिसका हम इस अध्याय में अध्ययन कर रहे हैं। रेजानी पानी धरातल के नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, वह पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा मापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। रेजा का माप धरातल में समाई हुई गर्मी से ही पानी से ही नापा जाता है। इसको मापने के लिए धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। हमारे इलाके में भी अंगुल बारिश से ही नापी जाती है कि 4 अंगुल बारिश हुई, 5 अंगुल बारिश हुई। तो इस तरह से राजस्थान के जो जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, इन इलाकों में जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ अगर बारिश धरती में समाई हुई वर्षा को ही नापकर ही पता लगाया जाता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चीजों यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है, यानी जीवन है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चिजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे या धसके नहीं। इसी दौरान 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भरकर नीचे फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत की विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी भर रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे छेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना हुआ खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बंटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन की जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह पर सरका दी जाती है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने में लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं। इतने में की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब हमारी इस पाठ्य पुस्तिका में जो चित्र दे रखा है उसको भी आप देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि खींप नामक की घास का एक व्यक्ति के पीछे जो है वो ढेर लगा हुआ है और रस्सा जो बंटा हुआ है उसको किस तरह से कुई के गोल घेरे में उसके व्यास के अनुसार जो है वो फैलाया जाता है। तो इस तरह से खींप नाम की जो घास है उसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि एक घेरे में ही 8-10 लपेटे खप जाते हैं, जैसा उस पर लेखक ने बता दिया है, और इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है।
और साथ ही साथ लेखक देखिए पाठ में क्या कहता है कि नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बन रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भी खुदाई का काम जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जबकि उसकी चिनाई का काम है जो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अब आगे लेखक कहता है कि कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही, लेकिन रिजानी पानी है तो भी वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, केर, बावड़, कुब्बड़ पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं, यानी मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उमदा लकड़ी अरणी की है। वह उमदा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है, यानी जो रेगिस्तान में उपलब्ध लकड़ी है उसी का इस्तेमाल ये लोग कर सकते हैं। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। तो यानी जहाँ पर खींप नामक घास ना हो वहाँ पर अगर लकड़ी उपलब्ध है, उस लकड़ी से भी गोल मोटे लट्ठों से भी क्या किया जाता है, चिनाई की जाती है। और ये कुंडली आकार यानी गोलाकार होती है, इसलिए इसको सांपणी के नाम से भी पुकारा जाता है। अब आगे देखते हैं लेखक क्या कहता है कि नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है। धार का मतलब है कि पानी जो पूरे इलाकों में फैला हुआ है उसे जगह मिल जाती है और वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। चिजारों यूँ जाते हैं, यानी काम करने वाला व्यक्ति ऊपर आ जाता है और इसके साथ कुई की सफलता यानी सैजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले ही दिन से काम करने वाले का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती है। फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है, यानी ये परंपरा जो है वो पुरानी बताई गई है कि पुरानी परंपरा यानी आज प्रथा में उनको साल भर जो उत्सव होते थे, त्यौहार होता था, घर में कोई भी आयोजन होता था तो चिजारों को क्या दी जाती थी, नेक भेंट उनके अलग हिस्सा जो है वो दिया जाता था। आज केवल महज मजदूरी के द्वारा उनको से जो है काम करवाया जाता है। आगे लेखक कहता है कि कोई कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघभालों, अब अनुसूचित कहलाई जाने वाली जाति, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। वो लोग इन्हें कुइयाँ भी बोलते हैं और पार भी बोलते हैं, जैसलमेर के लोग। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में कोई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती हैं कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगह पर कुई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। चड़स का मतलब है एक थैले के आकार की जो है वो एक पैकेट होता है जिसमें पानी को निकालने में आसानी होती है। फिर लेखक कहता है कि धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बांधा होता है, यानी एक वजन वाला मुंह पर जो है वो कड़ा बांध दिया जाता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर पानी के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है, यानी पानी भरने के पश्चात क्या करता है कि वह अपना पूर्ण रूप से आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं
ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़स बनने लगी है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज़ गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर का पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना भी ज़रूरी है। छोटे मुँह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों के बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह के नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगे रहते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी या चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उससे आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे उड़ाक कहते हैं। उड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। उड़ाक और चरखी चड़सी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में झलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में भी इससे सुविधा रहती भी है। अब लेखक कहता है इस कुएं के संदर्भ में कि खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रेजानी पानी यानी नीचे कुइयों में प्राप्त होने वाला पानी मौजूद है, तो कुइयाँ भी बहुत अधिक मिल जाती है। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा है तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें भी कुइयों का बड़ा महत्व है कि भी जिस घर को अगर ज़्यादा ज़रूरत है तभी कुई का निर्माण कार्य जो है वो किया जाता है, वरना पहले से ही जो कुइयाँ मौजूद हैं उन्हीं से पानी जुटाने की कोशिश की जाती है और ग्राम समाज यानी पंचायत का उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगा रहता है। क्योंकि अगर ज़्यादा कुइयाँ होंगी तो जो पहले से मौजूद कुइयाँ हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। यानी जहाँ 4 घड़े पानी आ रहा था और अगर ज़्यादा कुई हो जाएगी तो वहाँ उन कुइयों में से जो नमी है वो बँट जाएगी और वहाँ उसकी जगह पे 4 की जगह पे 2 घड़े ही पानी मिलेगा। अब लेखक आगे कहता है कि हर दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। उससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधुली बेला में कुइयों पर आता है। गोधुली का मतलब होता है कि शाम का समय यानी संध्या जो है तब लोग जो है वो पानी भरते हैं। तब मेला सा लग जाता है। गांव में सटे मैदान में 30-35 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 बड़े घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। केवल राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खड़ेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 BC यानी 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे।
कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, इसलिए इन गांवों के नाम भी पार ही हैं। जैसे जानेर आलो पार, सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी भी अलग अलग नाम हैं। कहीं पर यह चरोली है, कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो, कहीं बिट्टोरो बलियो के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी के नाम केवल खड़ी भी है। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो इस तरह से आज हमने राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का पूर्ण अध्ययन किया, जाना कि किस तरह से राजस्थान के ऐसे दुर्गम इलाके जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनमें कुई निर्माण का कार्य है, वो कैसे जीवनदायक है उन लोगों के लिए। और हमारे ऐसे भारत में बहुत सारे इलाके हैं, बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पानी की समस्या है और पानी की समस्या से जूझने को लोग मजबूर हैं। लेकिन इस तरह के कार्य यानी कुई निर्माण, खड़िया पट्टी की परत की पहचान करना, उनकी चिनाई का कार्य करना, ये सब जो लोग अपना लें तो पानी की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो एक तरह से ये पानी की समस्या पर आधारित पाठ नहीं है, बल्कि पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसका उपयोग किस तरह से कह सकते हैं, उसकी पहचान कैसे की जाए, इस बारे में जो है वो हमें बताया गया है। तो सभी बच्चों को मैं चाहता हूँ कि अभ्यास प्रश्न जो है वो आप सभी इसकी अभ्यास पुस्तिका में आगे हम करें। अभ्यास प्रश्नों से संबंधित अगला वीडियो इसी चैप्टर से होगा, उसे पार्ट 2 कहा जाएगा और उसमें सभी प्रश्नों के अभ्यास कार्य से संबंधित जो भी बातें हैं वो आप लोगों को बताई जाएंगी। सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।